बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर जवेदिया है। ये मैं क्वालिटेटिव रिसर्च जो पार्ट 2 उसका पढ़ा रही हूँ। क्वालिटेटिव रिसर्च हमने पढ़ा था कि जिसमें हम इंटरव्यूज़ करेंगे और इसके मुख्तलिफ टाइप्स जो थी वो हमने पढ़ी थी, पहले डिटेल में पढ़ा है क्वालिटेटिव क्या होता है। अब इसकी एक टाइप जो है फिनोमेनोलॉजी है, किसी फिनोमेना को डिस्कस करना, समझना, उसका पूरा कोई लाइव एक्सपेरिमेंट जो है, कोई जिंदा जीती जागती कोई एक्सपीरियंस को आप बताना, कोई चोर है, किसी ने किया है, मुसलसल वो कर रहा है तो उसकी जेल में जाके आप इंटरव्यू कर रहे हैं, या कोई एक बच्चा है, एडोलेसेंट, बड़ा बच्चा है, यंग एज, और वो अपने छोटे बहन भाइयों को संभाल रहा है जो कि डेथ के करीब है। टर्मिनल इलनेस का मतलब होता है जो कि मरने के करीब है, तो उसका क्या एक्सपीरियंस है। या एक ऐसा एक्सपीरियंस है केयरिंग फॉर एन ओल्ड हाउस बाउंड डिपेंडेंट पेरेंट, यानी एक पेरेंट है जो कि अपने बच्चों पे डिपेंडेंट है और वो घर में बाउंड हुआ पड़ा है, तो उसका क्या एक्सपीरियंस होता है। ऐसी रिसर्च को पढ़ने को हम कहते हैं फिनोमेनोलॉजी। फिनोमेना पढ़ रहे हैं कोई, ठीक है। अब क्या है, फिनोमेनोलॉजी दो तरीके से हो सकती है। हम कोई फिनोमेना पढ़ रहे हैं, एक डिस्क्रिप्टिव फिनोमेना, मतलब आप कहीं जा रहे हैं और आप जाके सिर्फ और सिर्फ वही बयान कर रहे हैं जो उन्होंने बताया है, ठीक है, इसमें आप अपना कोई वो नहीं डाल रहे। तो ऐसी चीज़ क्या होती है, टू डिस्क्राइब द लाइव एक्सपेरिमेंट विदाउट अटेम्प्टिंग टू गिव मीनिंग टू इट। आपने अपनी कोई बात नहीं बतानी कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, फलां जगह जाएं तो ऐसा होता है, ये लोगों का एक्सपीरियंस उन्होंने ये बताया, बस आपने छाप दिया खबर के तौर पे। और इंटरप्रेटिव जो है वो क्या मैंने फिनोमेना होता है कि अगर हम फिनोमेना का इंटरप्रिटेशन भी करें। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है कि आप उसमें कोई नतीजा खस भी करें, आप अपनी बात भी बता रहे हैं कि ऐसा हो रहा है तो मेरे ख्याल में ऐसे है, ये है। इट रिवील्स एंड इंटरप्रेट इम्पैक्ट इमेजिंग इन अ लाइव एक्सपेरिमेंट। कोई जिंदा जी जागता एक्सपीरियंस आप देख रहे हैं और उसके बाद फिर आप उसको बयान भी कर रहे हैं और अपनी बात भी बता रहे हैं। रिसर्चर्स कैन नॉट एक्सट्रैक्ट देम सेल्फ फ्राम द रिसर्च। अपने आप को आपने बाहर निकाल के नहीं खड़ा कर देना, आप भी उसको अपनी भी सारी उसके अंदर बातें बतानी है, ठीक है। और हमारे लिहाज से हम क्या सोच रहे हैं इस सारी बात में, इस सारे केस में मेरा क्या ख्याल है वो भी बताना है। वो नेक्स्ट जो है मार्ल्यू पोंटी जो है वो क्या बता रहे हैं, इंटरप्रिटेशन आर मेड फ्रॉम आवर परस्पेक्टिव। हमारा क्या सोच है इस सारे एक्सपीरियंस के बारे में। तो फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च जो होती है वो दो तरह की होती है। टू डिस्क्राइब अ लाइव एक्सपेरिमेंट, एक जिंदा जीता जागती आप केस को जाके बता रहे हैं, उसके सारे एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं या बयान कर रहे हैं। डिस्क्रिप्टिव हो गया, इंटरप्रेटिव जो हो गया, जो आप इंटरप्रिटेशन भी कर रहे हैं, ठीक है। आगे है हर्मेन्यूटिक्स, ठीक है। हर्मेन्यूटिक्स जो भी इसका नाम पढ़ लें, ये है द थ्योरी ऑफ इंटरप्रिटेशन। ये क्या होता है बेसिकली, ये मैंने पढ़ा था जैसे एक नावल है और उस नावल को मुख्तलिफ ज़बानों में पब्लिश किया गया, ठीक है, तो टेक्स्ट है और उस टेक्स्ट से लोग क्या मीनिंग निकाल रहे हैं। तो लिखी हुई बात है या 1939 के लोग हैं, उन्होंने कोई राइटिंग्स लिखी हैं, तो उससे फिर आप कोई मीनिंग निकाल रहे हैं कि क्या मतलब है इस बात का लिखा हुआ। इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व ग्रामर एंड फिजियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन, यानी किसी भी तरह की आप जो है ना वो बात बता रहे हैं। रिसर्चर ब्रिंग देयर ओन प्री कॉन्सेप्शन टू द एनालिसिस। उसका जो अपना कॉन्सेप्ट है रिसर्चर वो भी बीच में डालेगा कि उसको यूज़ करके वो बताएगा क्या कर रहे हैं, क्या बात है। तो ये बेसिकली ये टेक्स्ट के मुतालिक है, कोई लिखी हुई बात हो, ऑलरेडी लिखा हुआ है और उसके बारे में रिसर्चर जो है वो बात बता रहा है, ठीक है। आगे है आइडियोग्राफी जो है टू कंसर्न विद द वन सेल्फ विद द पर्टिकुलर इन टू वेज। बेसिकली ये है एक अकेला फोकस ऑन द इंडिविजुअल। एक केस स्टडी आप पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। मतलब एक पेशेंट है, वो कब से कैंसर से लड़ रहा है, तो उसकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या बातचीत है, वो सारी जो आप बात बता रही हैं ना, तो वो एक बंदे को आप इसके अंदर कोई ये नहीं कंपैरिजन और जनरल और बातें नहीं करेंगे, ठीक है। द डिटेल थ्रू आ सिस्टमैटिक डेप्थ ऑफ एनालिसिस, आप उसको पूरी डेप्थ में शुरू से लेकर एंड तक उस बंदे को पढ़ेंगे। फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ पर्टिकुलर पीपल इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, या ख़ास लोग, ख़ास वो, उसके बारे में पढ़ेंगे पूरा मुकम्मल, उसके बारे में डेप्थ तक पढ़ने को हम कहते हैं आइडियोग्राफी, ठीक है। फोकस ऑन एन द इंडिविजुअल, एक बंदे की ज़ाती ख्यालात और उन सारों को पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें हर्मेन्यूटिक्स में आप टेक्स्ट को से निकाल के इंटरप्रिटेशन करेंगे। फिनोमेना में आप फिनोमेना बताएंगे या बयान करेंगे या उससे कोई नतीजा भी अक्स करेंगे, सिंपल सी बात है। अब है एक और उन्होंने बताई हुई है एथनोग्राफी। एथनोग्राफी का मतलब है कहीं कल्चर को पढ़ना। आप जा रही हैं कि ये जो लोग हैं कैलाश के वो कैसे हैं, ये हो गया। द एजम्पशन बिहाइंड एथनोग्राफीज इज़ द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इन्वॉल्व इन टू काइंड ऑफ कल्चर। किसी खास कल्चर में रहते हैं, उनकी डेथ के लिए क्या रसूमात है, शादी की क्या रसूमात है, ये सारी चीज़ें जो आप पढ़ रहे हैं, किसी ग्रुप ऑफ पीपल को आप पढ़ रहे हैं, उनका कल्चर पढ़ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो वो होती है, ठीक है। उसको हम कहते हैं क्या, एथनोग्राफी। एथनोग्राफी फॉर एग्जाम्पल लिविंग इन कैलाश कल्चर, बस एथनोग्राफी याद कर लें, लोगों के कल्चर को पढ़ना,
ठीक है। आगे हो गया ग्राउंडेड थ्योरी, किसी खास थ्योरी के निकाल लें आप, उससे कोई नई चीज़ आपने पढ़ी है और उसके बाद आपने ग्राउंडेड थ्योरी तक, यानी आपने उस रिसर्च का प्रॉब्लम सॉल्व करते एक पूरा नज़रिया अखज़ करके निकाल के बता दिया कि ये चीज़ ऐसे है, ठीक है। इसमें सारी बातें आएंगी, इंटरव्यू भी होगा, आपकी ऑब्जर्वेशन भी होगी, डॉक्यूमेंट्स ऑफ रिव्यू भी होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम करेंगे टू डिस्कवर एंड डेवलप अ थेरी। एक पूरा नज़रिया आपने बाहर निकाल लिया है कि ऐसा होता है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं यही वाली बात कि आपने कोई जो है कैंसर के लोग स्ट्रेस में मुब्तला हो जाती है, ये आपकी थेरी है। आपने प्रूफ कर लिया कि उनके स्ट्रेस होता है, डेफिनेटली उनको आपने, वो ट्रॉमा में है और उनको आपने स्ट्रेस से बाहर निकालना है, तो ये थेरी है कि वो स्ट्रेस में चले जाते हैं। आप कैसे करते हैं कलेक्टिंग डाटा, आपने डाटा जमा कैसे करना है इन क्वालिटेटिव रिसर्च, उसमें आपने कोई उनके टेस्ट, ब्लड टेस्ट वगैरह नहीं करने, आपने क्या करना है, इंटरव्यू करना है। इंटरव्यू कैसे होंगे, या तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, पहले से आप सोच के जाएंगे और आपका इंटरव्यू देने वाला भी तैयार होकर आएगा और वो सवालों के जवाब बताएगा। सेमी स्ट्रक्चर्ड कि आपने एकदम से गए और आप ना कुछ आपने स्ट्रक्चर किया, कुछ नहीं किया और आपने जाके इंटरव्यू कर लिया। और इसके अलावा अनस्ट्रक्चर्ड मतलब रास्ते में जाते जाते हॉस्पिटल के पेशेंट से बातचीत करना शुरू हो गए, डॉक्टर से पूछना शुरू हो गए, मतलब आपने पूरा प्लान करके उस तरह नहीं किया, रैंडम इधर उधर से आप जो है इंटरव्यू कर रहे हैं। आगे है फोकस ग्रुप डिस्कशन। फोकस ग्रुप डिस्कशन क्या होती है कि आप इंटरव्यू के लिए पूरा ग्रुप लेंगे, ठीक है। मसलन कैलाश के लोगों के लिए आप जा रहे हैं और उनके आप सारा कुछ कर लें, ठीक है। पीपल आर इनफॉर्मली इंटरव्यूड, यानी फॉर्मल इंटरव्यू नहीं होगा, इनफॉर्मल, यानी कि बैठ जाएंगे आप 6 से 12 जो है रिसर्चर गैदर 6 से 12 पीपल लेंगे आप और उनको आप एक कमरे में बिठाएंगे और 45 से 90 मिनट तक उनका इंटरव्यू करते रहेंगे। और अगर आपको ज़बान नहीं आती और आपको यानी कुछ टर्म्स उनकी समझ नहीं आती तो आप क्या करेंगे, एक मॉडरेटर फैसिलिटेटर भी होगा, वो भी आपको ओपन डिस्कशन करके आपको सारी बातों का बताता रहेगा। इसके कहने का मतलब ये है, फ़र्ज़ किया कोई लैंग्वेज बैरियर है तो वो भी हल हो जाएगा। तो इस तरह होमोजीनियस यानी कि बिल्कुल यकजान उसको कहते हैं, इनका बिल्कुल स्मूथ एक जैसा आपने जो है ना रवैया उनके साथ रख के इस तरह करना है, ठीक है। क्लियर इंस्ट्रक्शन एंड केयरफुल सिलेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट, यानी कि आपने ना मुकम्मल हिदायत और केयरफुल सिलेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट, जो आपके पार्टिसिपेंट हों उनको वो केयरफुली सिलेक्ट करके लें कि आप कैलाश वाले ले रहे हैं तो कोई बाहर का ना हो, जो जद्दी पुश्ती वहीं का हो उसका हो गया, ठीक है। अब आपने क्या किया, अब ये आपका जो है उन्होंने बताया पूरा मेथड कि कैसे रिसर्च जो है, हाउ टू फोकस ऑन ग्रुप वर्क्स ग्रुप वर्क कैसे करते हैं। सबसे पहले आपने टॉपिक डिटरमिन कर लिया, किस टॉपिक पे मैं रिसर्च करना चाहती हूँ और गोल्स क्या उसके मकासद हैं, ठीक है। आप द फोकस ग्रुप, उस फोकस ग्रुप के ऊपर जो आप काम करना चाहती हैं क्या आपके मकासद हैं, ठीक है। फिर आइडेंटिफाई पोटेंशियल पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट, फिर आपने उस इलाके के, मतलब आप कैलाश के बारे में करिए, कैलाश के लोगों को ढूंढना है, ठीक है, आइडेंटिफाई पहचान कर लेना है। फिर प्रिपेयर्ड अ गाइड और मॉडरेटर, एक गाइड तैयार करना है, भाई मुझे वहाँ लेके जाओ और जो वो मतलब बता सकता हो, दैट आउटलाइंस द फोकस ग्रुप क्वेश्चन, जो कि फिर आपने क्या करना है, एक गाइड अपने लिए भी तैयार कर लेनी है कि आप जो है क्या क्या ग्रुप क्वेश्चन, फोकस ग्रुप क्वेश्चन करेंगे। सवाल ढूंढ लिए, चूज़ अ लोकेशन फॉर द फोकस ग्रुप, उन जगह ढूंढनी है किधर आप मेरे से मुलाकात करेंगे। फिर रिक्रूट 6 to 12 पार्टिसिपेंट हु रिसीव एन इंसेंटिव, 6 से 12 पार्टिसिपेंट ढूंढ लें, बंदे ढूंढ लें जिनको आप इंसेंटिव भी देंगे, कोई पैसे वगैरह देने पड़ेंगे आपको, ठीक है। कंडक्ट 90 to 120 मिनट का आपने उनसे बातचीत रखी है और फिर आपने बाय अ ट्रेनर मॉडरेटर, वो पहले उनको मॉडरेट करेगा, ठीक है। फिर एनालाइज द सेशन एंड प्रेजेंट आ थॉरो रिटन और ओरल रिपोर्ट। अब आपने सारा जायज़ा ले लिया तो आप इसको एक रिटन रिपोर्ट की फॉर्म में लिख लेंगे। मतलब आप जा रहे हैं, इतनी आसान सी बात है कि आपने वो सारा वहाँ के चक्कर लगा के ग्रुप बनना से इंटरव्यू करके वापस आ जाना है, सिंपल सी बात है। अब क्या है मेजर एनालिसिस इन क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है, सबसे पहले इंटरप्रेटिव फिनोमेनोलॉजिकल एनालिसिस, यानी कैसे आप इंटरप्रिटेशन करते हैं, कैसे आप उसका जो है नतीजा खस करते हैं। रीडिंग एंड री रीडिंग, पहला काम है कि आप पहले जो मौजूद है, ठीक है, उस चीज़ को, डाटा आपके पास डाटा होता है, आपको पहले से बात मौजूद है, उसको बार बार पढ़ें, ठीक है। इनिशियल नोटिंग, फिर नोट कर लें कि आपने क्या क्या जो है चीज़ें करनी है। सेमनेटिक का मतलब कॉन्टेंट्स, यानी कि आप लिख लें बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, शादीशुदा, इस तरह के लोग मुझे चाहिए। डेवलपिंग एमरजेंट थीम्स, फिर आप थीम्स बना लें। फोकस ऑन चंक ऑफ ट्रांसक्रिप्ट एंड एनालाइज ऑफ नोट्स मेड इनटू थीम्स, बेसिकली आपने ना वो करना होता है, जो आपने लिखा हुआ है उसके अंदर से आपने थीम निकाल लेनी है। थीम का मतलब ये है कि आप पूरे लंबे इंटरव्यू तो नहीं लिख सकते, आप छोटी छोटी बात लिखेंगे और उसे टिक लगाते जाएंगे ना, तो उसके अंदर से आपने ना कोड्स बना के उसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो उनको मसलन जो है एक्सरसाइज कर रही हैं या नहीं, किसी आप ग्रुप को कर रहे हैं, शुगर, डायबिटीज़, ये चीज़ें आपने सारे उसके अंदर से निकाल के, डायबिटीज़ एंड एक्सरसाइज एंड डायबिटीज़,
ठीक है, और फैट, ओबेसिटी, मोटापा और डायबिटीज़, ऐसे करके चीज़ें निकाल लेंगे। सर्चिंग द कनेक्शन अक्रॉस द एमर्जेंट थीम्स, यानी वही जो मैंने आपको बताया, अभी इन दोनों के दरमियान आपने कनेक्शन ढूंढ लिया कि क्या एक्सरसाइज एंड डिप्रेशन या लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड डिप्रेशन, यानी एक्सरसाइज ना करने का डिप्रेशन से क्या ताल्लुक है। मूविंग टू द नेक्स्ट केस, फिर आप ट्राइंग द ब्रैकेट प्रीवियस थीम्स, पुरानी थीम्स को आप वो करें ओपन माइंडेड तरीके से कि जो पहले से मौजूद है उनके साथ भी इंसाफ हो, ये ना हो कि आप जो है ना हर केस को सही तरीके से स्टडी करें। और इस तरह से लुकिंग फॉर द पैटर्न अक्रॉस केसेस, यानी कि उनका पैटर्न चेक करें, फाइंडिंग पैटर्न्स ऑफ शेयर्ड हायर ऑर्डर क्वालिटीज़ अक्रॉस केसेस, यानी कि आप उनको सही तरतीब से लिख के लेके जाएं और ये ना हो कि आपको जो है बेतरतीबी नहीं हो, एक पूरा पैटर्न हो सही तरीके से। ठीक है, पहले एज आ रहा है तो एज आ रहा है, फिर उसके बाद आपका जो है हाइट आ रही है, इस तरह से। टेकिंग इंटरप्रिटेशन टू डीपर लेवल, फिर आपने उसका तज्जिया निकालना है कि ये जो है लोग हैं हार्ट डिजीज़ या ये है ये इस किस वजह से हो रही है। तो ये जो है इसके मुख्तलिफ स्टेप्स हैं, ये तो बिल्कुल आसान से स्टेप्स हैं कि आपने कैसे अपने आप को तैयार करना है क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए जाने से पहले। और अगर आपका एक का मुकम्मल नहीं हुआ तो दोबारा पीछे चले जाएं। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 लेवल आया, 6 7 पे भी जा सकते हैं। अगर आप ठीक नहीं हैं, वेल रेडी नहीं हैं, तो फिर आप दोबारा से 2 3 4 5 को स्टेप्स को देखें। अब है थीमेटिक एनालिसिस, कैसे थीम करते हैं। अब बहुत आसान सी बात है, गेटिंग टू नो द डाटा। सबसे पहले तो आपको डाटा चाहिए कि आज से पहले इस पर क्या काम हुआ है और अब मैं क्या करने जा रही हूँ। तो गेटिंग टू नो द डाटा, वहाँ के लोगों का जाके डाटा आपने इकट्ठा करना है। कंडक्टिंग इंटरव्यू, कैसे डाटा इकट्ठा करेंगे, लोगों से इंटरव्यू करेंगे। नथिंग द न्यू इशू दैट इमर्ज ड्यूरिंग द इंटरव्यू, पता चला कि इस इलाके में गए तो पता चला ये न्यू एक प्रॉब्लम है जो आज से पहले कभी इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ, उसको फिर आप ले लेंगे। ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द इंटरव्यू, उसको आप लिख लें। रिवीजन ऑफ द इंटरव्यू टेक्स्ट, उसको अच्छी तरह पढ़ें। फिर इनिशियल कोडिंग ऑफ द ट्रांसक्रिप्ट, अब उसके कोड बना लें। अब इतना लंबा लंबा तो आपने इंटरव्यू नहीं लिखना, अब छोटे छोटे नोट बना लें, सिमेटिक लेवल, छोटा बड़ा बच्चा औरत बूढ़ी, इस तरह से। क्रिएटिंग ऑफ द थीम्स ऑफ फ्रॉम द कोर्स, फिर उसमें से थीम कर लें। एक्सरसाइज का क्या रिलेशन है इसके साथ, या डायबिटीज़ का हार्ट डिजीज़ के साथ क्या रिलेशनशिप है, दो चीज़ों को इकट्ठा बना के एक पूरा वो बना लें। एक्सरसाइज एंड रेस्ट टाइम एंड वो है रेस्ट टाइम एंड डिप्रेशन, मतलब रेस्ट टाइम के इंक्रीज़ होने से डिप्रेशन बढ़ रहा है, कम हो रहा है, इस तरह की आप चीज़ें बना लें। रिवीजन ऑफ कोड एंड थीम्स, फिर उनकी रिवीजन करें और रिफाइन करें नेम्स एंड डिफाइन द थीम्स, यानी कि आपने एक इंटरव्यू का जो क्वेश्चन ईयर प्रिपेयर करना है तो उसको आप किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं, किस तरीके से आप पूरा इंटरव्यू नहीं छाप रहे, उसको आपने छोटा समराइज कंप्रीहेंसिव करके रिफाइन करके नेम और सारी थीम्स को लिख के फिर फाइनल एनालिसिस जो है आपने एक रिपोर्ट की फॉर्म में लिख देना है। आपने पूरे इंटरव्यू नहीं छाप रहे, ये बता रहे हैं। अब ये बता हिरार्की, इसी चीज़ को हिरार्की कहते हैं, जो ट्रायंगल बनी हुई है ना कि कौन सी चीज़ मेन है और उसके बाद क्या हो रहा है। तो रिसर्चर डिज़ाइन ऑन द बेसिस ऑफ हिरार्की ऑफ एविडेंस, यानी कि शवाहिद की बुनियाद पर हिरार्की बनाई हुई है। एविडेंस मतलब शवाहिद, गवाहियों के कौन सी चीज़ सबसे टॉप पे जा रही है। तो एक्सपर्ट ओपिनियन जो है बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, यानी कि पहले से जो एक्सपर्ट ओपिनियन आपको मिला या आपको पहले से कोई इन्फॉर्मेशन मिली है वो आपके पास थी मौजूद कि ऐसा होता है, फिर आपने वो पढ़ लिया। उसके बाद आप केस रिपोर्ट, आपने अपनी केस की रिपोर्ट तैयार की है। फिर आप केस कंट्रोल स्टडी, अब आपके केस कंट्रोल स्टडी क्या होता है कि एक बंदे को आपने उसमें यानी कि उठाया, कोरोना में बीमार में थे और एक नहीं थे बीमार, ठीक है, या एक स्मोकर थे और एक स्मोकर थे, और वहाँ पे आपने एक जाके जमा किए हैं लोग, दो तरह के लोग हैं, ठीक है। और केस कंट्रोल स्टडी जो हो गया वो आ गया कि एक बीमार को ले लिया, एक सेहतमंद को ले लिया और दोनों पे एक मेडिसिन का असर देख लिया। कोहॉर्ट स्टडी का मतलब ये होता है, कोहॉर्ट स्टडी का मतलब ये होता है कि ऐसे केस आपने उठाने हैं जिनमें दोनों में सिमिलर किस्म की वो हैं सिम्टम्स हैं, और एक को बीमारी है और एक को बीमारी नहीं है, लेकिन दोनों को एक जैसी परेशानी है, यानी दोनों मोटे हैं, एक को शुगर है एक को शुगर नहीं है, तो अब आपने उनके साथ जो है मेडिसिन का असर देखना है। फिर है रेंडमाइजेशन कंट्रोल ट्रायल, यानी रैंडम का मतलब होता है एक ही जगह नहीं लेना, एक इलाके के हो सकता है जो बीमारी आप डिस्कवर कर रहे हैं एक इलाके का, तो आप उस इलाके का जब करेंगे तो हो सकता है वो कोई ख़ास चीज़ खा रही हो या कोई ख़ास और मेडिसिन ले रहे हो या पानी उनका ख़राब हो, तो आपने रैंडम लेना है। रैंडम मतलब बेतरतीब जाके ट्रायल, कंट्रोल ट्रायल, ठीक है, जाके आपने इस तरीके से आप ना उनका एनालिसिस करना है। मेटा एनालिसिस क्या होता है, बहुत बड़े टाइप का एनालिसिस होता है कि आप एक बंदे ने रिसर्च नहीं की, कई लोगों ने मुख्तलिफ जगहों में, किसी ने लंदन में, किसी ने अमेरिका में, किसी ने कहाँ डायबिटीज़ पर रिसर्च की, या आप सबकी रिसर्च उठा लें, उठा के फिर आप जो है ना उन सारों को एक सिस्टमेटिक रिव्यू की फॉर्म में लिखें, यानी कि आपने क्या किया तरतीब से
लिखा है कि इस एरिया में डायबिटीज़ में यहाँ ये हुआ, यहाँ ये हुआ, यहाँ ये हुआ, तो सबसे बड़ा रिव्यू होता है। और रिव्यू जो होते हैं वो साइंटिस्ट लिखते हैं, जो कि वो रिसर्चर लिखते हैं, जो कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा आर्टिकल उनके पब्लिश हो चुके होते हैं, तो वो मोस्टली रिव्यू लिखते हैं। तो वो ही मेटा एनालिसिस कर सकते हैं, यानी कि सब का काम उठा के उसका जायज़ा लेना। जैसे मेटा फेसबुक है ना, सबको कनेक्ट करती है, तो मेटा का मतलब होता है कनेक्ट करके उनका एनालिसिस करना, सिस्टमैटिक रिव्यू, अब उसका रिव्यू देना। अब इसको देखें कि सबसे क्वालिटी ऊपर की तरफ इंप्रूव हो रही है, ठीक है, और ये प्रॉमिसिंग है, फिर सपोर्टेड है, फिर वेल सपोर्टेड, सबसे ज़्यादा सिस्टमैटिक रिव्यू को अहमियत दी जाती है, क्योंकि वो सारी चीज़ों के टॉप पे है, यानी पूरी दुनिया के वर्ल्ड के उठा के उसने जो है ना, एक केस को एक बंदा एक जगह पढ़ रहा है, दूसरे को दूसरी जगह, पूरी दुनिया के उठा के जब डाल देंगे तो वो रिव्यू में आ जाएगा। सिस्टमैटिक रिव्यू वही बात जो मैं बता रही थी, सिस्टमैटिक रिव्यू कलेक्ट ऑल पॉसिबल स्टडीज़, जितनी स्टडीज़ हो चुकी हैं गिवन टॉपिक पे, डिज़ाइन पे, उस पे एंड डिज़ाइन पे, एंड रिव्यूज़ एनालिसिस दिए रिजल्ट, उनके रिजल्ट को जाके एनालाइज करना। तो इसमें क्या होगा कि इन स्टडीज़ को सारा एवेलुएट करना, इनका जायज़ा लेना, ये मेटा एनालिसिस है, और फिर उनको लिखना। मेटा एनालिसिस अ वैलिड ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक मेथड फॉर ऑफ एनालाइजिंग एंड कंबाइनिंग डिफरेंट रिजल्ट। ये क्या है कि एक इलाके में एक बंदे ने आर्टिकल पब्लिश किया है, उसने अपने एरिया का किया, दूसरे एरिया, तीसरे एरिया, हर एरिया के जो लोग होंगे ना, तो उनको इकट्ठे पढ़ना मेटा एनालिसिस होता है। मेटा एनालिसिस समझ लें, जो मेटा हम इसीलिए कहते हैं ना, मेटा वर्ड इसीलिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल यही हो गया ना, तो मेटा एनालिसिस मेनली कंडक्टेड ऑन द रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। बात यह है कि अब आपने रैंडम ले लिया, जगह जगह से आपने वो केस उठाया और उठा के उन सारों को उस ट्रायल में डाला और आपने उसका रिपोर्ट दी है, तो ये बड़े हाई लेवल ऑफ एविडेंस हो गया, सब के सब शवाहिद आपके पास इकट्ठे हो गए हैं, ठीक है। आगे क्या है रैंडम कंट्रोल ट्रायल, ये क्या होता है? मोस्ट रिसर्चर बिलीव, बहुत से रिसर्चर ये कहते हैं कि असल रिसर्च ही यही है, रैंडम कंट्रोल ट्रायल्स। रैंडम कंट्रोल ट्रायल इज़ द ओनली काइंड ऑफ रिसर्च स्टडी वेयर वी कैन इन्फर काजेस, ठीक है। किसी चीज़ की वजह आपने बतानी है तो आप जो है वो यही सबसे बेस्ट है, ठीक है। द डिफ़िकल्टी विद रैंडम कंट्रोल ट्रायल इज़ दैट रिजल्ट मे नॉट बी जनरलाइज। अब ये जनरलाइज तो नहीं हो सकते ना, क्योंकि हम उनको इकट्ठा एक जनरल बात स्टेटमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि आपने जगह जगह से लिया और आप जो है ना उसका वो बता रहे हैं। इन ऑल सर्कमस्टांसेस विद द पेशेंट पॉपुलेशन, आपने हर इलाके के पेशेंट्स की पॉपुलेशन को जाके चेक कर करके आपने वो स्टडी बताई है, तो इतना जनरल आप नहीं बता सकते ना। तो ये जो है ये एक ऊपर से हम देखने वाला, व्यू करने वाली बात होती है, ठीक है। तो रैंडमाइजेशन इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत जगहों का लें। अब ये इधर देखें, ये क्या चीज़ आ रही है, सबसे पहले क्या है, इधर से लेफ़्ट साइड से शुरू करें कि आपने चुने पेशेंट, ठीक है, जिनमें आप डायबिटीज़ और हार्ट पेशेंट को इकट्ठे पढ़ रहे हैं। तो सोर्स ऑफ पेशेंट, अच्छा बाइस ना हो, आपने इसलिए ऐसे डिज़ाइन करना है कि आपने पेशेंट चुन लेने हैं कि वो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे हो रहा है, बाइस नहीं होना चाहिए। और डिज़ाइन, ठीक है, यानी कि ये ना हो गैर जानिबदार आप काम करें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसका रखें कि भाई ये मैं जो पढ़ रही हूँ 40 साल से कम उम्र के लोगों को पढ़ रही हूँ, तो क्या एलिजिबल है तो उसे रखना, नहीं तो नहीं रखना। फिर आपने कंसेंट लेना है उनसे, ये नहीं पूछना है मैं आपका इंटरव्यू ले लूँ, मैं आपको देख लूँ 2 हफ्ते, आपके ऑब्जर्वेशन, आपके टेस्ट रिपोर्ट्स देख लूँ, बगैर इजाज़त नहीं करना। अच्छा फिर क्या है, रैंडम एलोकेशन करें, जगह जगह से करें। आपने एक हॉस्पिटल से लिया, दूसरे हॉस्पिटल से, एक ही हॉस्पिटल के सारे केसेस ना पड़े, ठीक है। फिर इनिशियल स्टेट आ गई, उसके बाद आपने 2 ग्रुप ले लेने, उनको अलग अलग कर लें, कंट्रोल ट्रीटमेंट और स्टडी ट्रीटमेंट। तो एक जो है कंट्रोल ट्रीटमेंट जिन्हें कुछ नहीं है, यानी से वो सिम्टम्स हैं, मतलब एक लोग जो सेहतमंद थे वो स्मोकर आपने ले लिए, दूसरे जो है आपने नॉन स्मोकर ले लिए, तो 2 तरह के, और दोनों के ऊपर आपने एक ड्रग की एप्लीकेशन देखी है क्या हो रहा है, तो आपने उसकी डिटेक्शन और फॉलोअप देखा है, तो वो आउटकम कहलाते हैं, यानी कि क्या डिटेक्ट हुआ है उनके ब्लड में, चीज़ों में। तो ये ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन होती है बेसिकली, ये उसकी टाइप्स है। और कंकरेंट कंपैरिजन का मतलब ये होता है दोनों को आप कंपेयर कर रहे हैं, तो कंकरेंट कंपैरिजन था। रैंडम एलोकेशन, आपने जगह जगह से जो है लोगों को इकट्ठा किया, एक जगह से नहीं लिया, ठीक है। मतलब इस तरीके से आप जो है क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं कि पेशेंट्स लिए हैं, सबसे पहले सोर्स ऑफ पेशेंट लिया है, उनका एलिजिबल है या नहीं, 40 साल से कम उम्र वाले, आप स्मोकर ले रहे हैं, कंसेंट, उनसे इजाज़त ली है, इनिशियल स्टेट में आगे 2 हिस्सों में कर दिया है, एक वो जो स्मोकर है, एक नहीं है। फिर किसी मेडिसिन का असर उन पे देख रहे हैं, क्या आउटकम हुआ इस मेडिसिन से, उनको क्या हुआ और उनको क्या हुआ, एलर्जीज़ हुई या ठीक हुए नहीं हुए, ये सारा कुछ, ठीक है। अब कोहोर्ट स्टडी, मैंने आपको पहले भी बताया, कोहोर्ट स्टडी क्या होती है? Studies are types of observational studies in which a cohort, a group of individuals sharing some characteristic, जिनमें कुछ बातें कॉमन हों। अब ऐसे ना आप ले लें बिल्कुल अपोजिट, एक को है बीमारी एक को नहीं बीमारी, नहीं, आपने लेने दोनों मोटे ले लेने, ठीक है। दोनों मोटे ले लेने हैं कि 10 बंदे उधर मोटे, 10 उधर मोटे, एक को डायबिटीज़ है एक को डायबिटीज़ नहीं है। ओवर टाइम उनके आउटकम्स देखने हैं, सिंपल सी बात है। 2 मैंने आपको पहले बता दिया आसान तरीके। मसलन डेनिश कोहोर्ट स्टडी ऑफ साइरोसिस एंड डिप्रेशन, 2 चीज़ें
इसमें उन्होंने स्टडी की हैं सोराइसिस और डिप्रेशन, यानी कि दो चीज़ों का इकट्ठा स्टडी कर रहे हैं कि अगर किसी बंदे में सोराइसिस हो यानी कि जिल्द की बीमारी है और डिप्रेशन है या नहीं है। इन कोहॉर्ट स्टडी में द पार्टिसिपेंट डू नॉट हैव द आउटकम ऑफ इंटरेस्ट टू बिगिन विद, दे आर सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द एक्सपोजर स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल। दोनों को क्या एक्सपोजर है, दोनों का सेम एक्सपोजर होना चाहिए, उस बेस पे देखेंगे कि आपने दो पेशेंट्स हैं, उनकी एक जैसे हालात हैं और उनको एक जैसे उनकी लुक है, एक को बीमारी है एक को नहीं है, और फिर उसके बाद उनको देख रहे हैं कि फ़र्ज़ किया किसी मेडिसिन का असर दोनों पे देख रहे हैं, ठीक है, पैनाडोल का असर देख रहे हैं। ये हो गया कोहॉर्ट स्टडी में। अब ये दिखाया हुआ है, बहुत आसान सी बात है, कोई मुश्किल नहीं है। अब जब आप केस स्टडी करते हैं सेंटर से देखें, स्टार्ट ऑफ स्टडी क्या करते हैं, तो आप उसका पीछे पास माजी का भी पता होना चाहिए ना आपको। रेट्रोस्पेक्टिव जो है मतलब पुरानी पिछली बात, तो पिछली जो है लुक बैक वो भी देखना है, और उसका माजी फ्यूचर में भी देखना है कि अब उसके साथ क्या हो रहा है ना, लुक अहेड। तो ये आपने बंदे लिए हैं। अब आपने क्या लिया, स्टडी पॉपुलेशन के दो लिए हैं, एक एक्सपोज ग्रुप है एक अनएक्सपोज ग्रुप है। फॉर एग्जांपल दो आपने तरह की प्रेग्नेंट औरतें ले ली हैं, एक उनसे पूछा आपने एक्सरेज कराई हैं और एक आपने एक्सरे कराया नहीं कराया थ्रू आउट, तो उन दोनों को आपने ले लिया। तो फिर आप उनके बच्चों को देख लें जीन्स में क्या चेंजेस आ रही हैं। इवेंट ग्रुप, उनके बच्चों में कितने में जीन्स में चेंज आई है नहीं आई, और उनके बच्चों में कितनी आई है नहीं आई। तो इस तरह से आप दो केस ले लिए, एक अनएक्सपोज यानी जिनको एक्सरे कभी नहीं कराया प्रेगनेंसी में, और एक ने एक्सपोज ग्रुप जिन्होंने करवाया है। फिर आगे उनके साथ केस में क्या चेंजेस आ रहे हैं नहीं है, बच्चे अब नॉर्मलिटी कोई आ रही है जीन्स में या नहीं आ रही है। केस कंट्रोल स्टडी, ये क्या हो गई, केस कंट्रोल स्टडी होती है टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टडी कॉमनली यूज टू लुक एट फैक्टर एसोसिएटेड विद डिजीज़, यानी ये ना डिजीज़ पे, बीमारी पे क्या फैक्टर इफेक्ट हो रहे हैं, क्या बातें असरअंदाज हो रही हैं। केस कंट्रोल स्टडी वो जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, केस कंट्रोल में दो ग्रुप लेंगे सादा वाले, तो और फिर हम उनको देखेंगे। तो द केस कंट्रोल स्टडी स्टार्ट विद द ग्रुप ऑफ केसेस विच आर इंडिविजुअल हु हैव द आउटकम ऑफ इंटरेस्ट, जिनमें आउटकम हमारी मर्जी का आउटकम उन्हें आ रहा है वो, ठीक है, कौन लोग सेहतमंद हो रहे हैं कौन नहीं हो रहे, तो हमने ये चेक करना है, फ़र्ज़ किया। द रिसर्चर देन ट्राइज टू कंस्ट्रक्ट अ सेकेंड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल कॉल्ड कंट्रोल ग्रुप। अब इसमें कंट्रोल ग्रुप होगा वो बिल्कुल हु आर सिमिलर टू द केस इंडिविजुअल बट नॉट हैव आउटकम ऑफ इंटरेस्ट, उनको कुछ नहीं होगा, वो सेहतमंद हैं, वो भी हम साथ रखेंगे, ट्राई करेंगे, ठीक है। तो रिसर्चर जो है देखता है हिस्टोरिकल फैक्टर टू आइडेंटिफाई सम एक्सपोजर्स जो है उसमें देख रहे हैं कॉमन केसेस में। फॉर एग्जांपल वो आगे मैं आपको बता दूंगी, आगे आ रहा है केस कंट्रोल स्टडी में, केस कंट्रोल स्टडी आ रही है। फॉर एग्जांपल रिसर्चर मे लुक टू द रेयर कैंसर। अब एक मिसाल दे दें, इसी से आपको सारा समझ आएगा। कैपोसी सार्कोमा, तो कैपोसी सार्कोमा एक रेयर कैंसर है, यानी बहुत कम कैंसर हो रहा है, और रिसर्चर उसमें क्या फाउंड कर रहा है, इंडिविजुअल विद कैपोसी सार्कोमा जो है ये केस एंड कंपेयर देम टू द ग्रुप ऑफ पेशेंट विद द सिमिलर टू द केस मोस्ट बट नॉट हैव कैपोसी सार्कोमा, मतलब उनमें ना कंट्रोल उसको कहेंगे कि सारी की सारी सिम्टम्स वही आ रही हैं, ठीक है। ग्रुप हु हैव सिमिलर टू द केसेस, उनकी बीमारी वही है, पेट में दर्द, उसके भी पेट में दर्द है, उसको खांसी है उसको भी खांसी है, लेकिन एक को कैंसर है दूसरे को कैंसर नहीं है, तो क्या होगा, अब ये केस कंट्रोल हो गया। तो रिसर्चर कुड देन आस्क अबाउट द वेरियस एक्सपोजर, फिर देखेगा क्या एक्सपोजर, उसको क्या हो रहा है और उसको क्या हो रहा है। तो फिर उसने लिंक किया कि जितने लोग कैपोसी सार्कोमा से थे वो उन लोगों को कैंसर हुआ था, रेयर कैंसर, जिनमें HIV भी था, उसके और टेस्ट भी सारे चेक किए, तो पता चला HIV हो सकता है रिस्क फैक्टर है जो उनमें काज कर रहा है। तो वो जो दूसरे लोग थे उनको भी सेम बीमारियां थी, सेम एज थी, सेम सारी बातें सेम थी, वो लेडी थी तो वो भी लेडी थी, वो उसके बच्चे हुए थे तो उसके भी हुए थे, मतलब ये नहीं है कि वो सारी की सारी एक जैसे केस लेंगे, लेकिन उनका आउटकम देखेंगे क्या हो रहा है, कि एक कैंसर वाला एक नहीं है, और फिर शुरू से उनको सिचुएशन में नहीं डाल रहे। इसमें क्या कर रहे हैं कि आपने केस कंट्रोल स्टडी, अब इसी चीज़ को उन्होंने बताया हुआ है। केस कंट्रोल स्टडी को मिसाल दी हुई है, पॉपुलेशन विदाउट आउटकम्स, यानी जिनको कोई मसला नहीं है, कोई कैंसर नहीं था, और पॉपुलेशन विद आउटकम्स, दो हो गए, ठीक है। वो भी सैम्पल केसेस लिए, उसके 3 मरीज़ ले लिए, उसके भी 3 मरीज़ ले लिए, फिर उनको देखा मौजूदा क्या हाल है, क्या आउटकम आ रहा है, उनको HIV हो गया, उनको HIV नहीं हुआ, तो इस तरह से एक्सपोजर है या नहीं है, ये सारी चीज़ें विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये जो है टाइम जा रहा है इस तरीके से, वक्त के साथ साथ उनके साथ क्या हो रहा है सूरत हाल ना, तो उनको एक्सपोजर था या नहीं है, पास्ट प्रेजेंट में था या नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने बताया हुआ है। आगे हो गया केस रिपोर्ट। केस रिपोर्ट होता है किसी एक बंदे का उठा के आप सारी बात बताएं। अ केस रिपोर्ट इज़ अ डिटेल रिपोर्ट ऑफ सिम्टम, साइन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड फॉलो अप ऑफ इंडिविजुअल पेशेंट। एक पेशेंट उठाया, वही उसी की केस रिपोर्ट है, उसकी हिस्ट्री क्या, उसके पेरेंट्स को डायबिटीज़ थी या नहीं, शुगर था या नहीं, किसी को कैंसर हुआ या नहीं, अब उस पूरे को सारा पूरा पढ़ना। अच्छा, केस रिपोर्ट यूजली क्या बताती है, अनयूजुअल, कि एक गैर मामूली कोई बीमारी हुई है उसके बारे में आप केस रिपोर्ट करेंगे। नॉवल यानी जदीद अक्रेंस, कोई नई सी बात हुई है, तो फिर आप मेडिकल साइंसेस में
में उसको नई चीज़ें, नई मेडिसिन को आप देख रहे हैं, तो एक आप केस को पढ़ेंगे, केस रिपोर्ट उसे कहते हैं। एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है? सिंपल सी बात है, जब हम सारा थीसिस लिख लेंगे, सारा अपना लिख लेंगे, तो एक्सपर्ट ओपिनियन उसके बारे में बताएगा और एक्सपर्ट ओपिनियन की रिपोर्ट्स जो होगी वो सारा बताएगी। ये जो है पीयर रिव्यू और ये इसी तरीके से होता है। एक्सपर्ट ओपिनियन का लेना बहुत ज़रूरी होता है कि आप एक्सपर्ट ओपिनियन भी लें, ठीक है, तो जो भी आप काम कर रहे हैं। अब ये हो गया एथिक्स मैटर। एथिक्स जो है आपको अखलाकियात को आपने देखना है, प्रोटेक्टिंग पार्टिसिपेंट सेफ्टी, यानी कि ये ना हो आप कोई ऐसी रिसर्च करें जिससे किसी की सेफ्टी का मसला हो। मेंटेनिंग साइंटिफिक इंटीग्रिटी, साइंटिफिक मेथड ही अप्लाई करें, कोई ऐसे ना करें कि जो नॉन साइंटिफिक हैं बस फर्जी हों। अप होल्डिंग ह्यूमन राइट्स और डिग्निटी का ख्याल रखें। और इंश्योरिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो कि आप ये नहीं है कि उसकी नींद के टाइम पे पहुंच गए और तरीके से पहुंचें, ठीक है ना। बिल्डिंग ट्रस्ट इन रिसर्च एंड इंस्टीट्यूशन, यानी कि आपका रिसर्च इतनी जेन्युइन और सच्ची होनी चाहिए कि आपका जो है ट्रस्ट बिल्ड हो, ठीक है। कंप्लाइंग विद द लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लाइंस, यानी ऐसी कोई चीज़ आप रिसर्च में ना लिखें इलीगल हो, जो ठीक है इलीगल को आप कर रहे हैं या रेगुलेटरी रूल्स के मुताबिक नहीं है, आप वो ना करें, रेगुलेटरी मैयर्स को देखें। कंक्लूजन क्या है? सिंपल से कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं। रिसर्च जो है क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन दोनों को समझने से यूनिक कंट्रीब्यूशन, दोनों अलग अलग कंट्रीब्यूशन देती हैं, स्ट्रेंथ करती हैं आपकी रिसर्च को। और जितना ज़्यादा आप इंडिवोर्स आप मेहनत करते हैं और मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन डालते हैं, तो आप अपनी भी किसी भी फील्ड में जो भी आपके रिस्पेक्टिव फील्ड है और ज़्यादा आपको अच्छी रिजल्ट्स मिलते हैं और आपको डाइवर्सिफाई द मेथड, तरह तरह के मुख्तलिफ मेथड जो हैं आपको मिल जाते हैं, तरह तरह के अवेलेबल हैं, तो आप इसको एक्सीलेंट करते चले जाते हैं, तो आप इसको बेहतर करते चले जाते हैं। नो रिसर्च विदाउट एक्शन, नो एक्शन विदाउट रिसर्च। कोई रिसर्च बगैर काम के नहीं होती और कोई काम बगैर रिसर्च के नहीं हो सकता। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, बाय बाय।